हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं अगले इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है कार्ब एनायन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था कार्बोकेटायन के बारे में। अब आज के इस लेक्चर में हम अगले इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है कार्ब एनायन। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं कार्ब एनायन की आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं। देखो, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं हम कार्ब, मतलब कार्बन पर ऋणावेश से चार्ज होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब ऋणायन बोलते हैं। या ऐसा बोल सकते हो, कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब जो कार्ब एनायन के वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कार्बोकेटायन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे। लेकिन जो कार्ब एनायन होता है उसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। और ये जो कार्ब एनायन होते हैं, इनका जो संकरण होता है, हाइब्रिडेशन होता है, वो क्या होता है, sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडेशन होने के कारण इनकी जो आकृति होती है, मतलब जो शेप होती है, वो पिरामिडल होती है। और जो इनका बंध कोण होता है वो कितना होता है, 160 डिग्री। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि इनका संकरण क्या होता है, sp3 होता है, आकृति इनकी पिरामिडल होती है। ठीक है ना, पिरामिडल इनकी शेप होती है और बंध कोण 160 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अब देखो, कार्ब एनायन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल जैसा नेचर होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कार्बोकेटायन था उनका नेचर क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक था। तो कार्बोकेटायन पर पहला अटैक कौन करता था, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन कार्ब एनायन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह पर इस पर पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल पर, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। कार्बोकेटायन पर पहला अटैक किसका होता था, न्यूक्लियोफाइल का होता था। और ये जो कार्ब एनायन है इस पर पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और कार्ब एनायन के पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। कार्ब एनायन के पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और जो आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके पास में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव। इसलिए कार्ब एनायन पर जो पहला अटैक होता है वो किसको होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो कार्ब एनायन के बारे में बेसिक केमिस्ट्री हो गई। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि कार्ब एनायन कितने प्रकार के होते हैं और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है ना, उसको भी हम बिल्कुल पूरे रीजन से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कार्ब एनायन के प्रकार, कार्ब एनायन के प्रकार। ठीक है, अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की कार्ब एनायन के प्रकार, कार्ब एनायन के प्रकार। फिर उसके बाद उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। तो देखो, कार्ब एनायन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और एक होता है आप लोगों का मेथिल कार्ब एनायन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के सामने। एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, और एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया। ये हो गए आप लोगों को मेथिल कार्ब एनायन। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर कार्ब एनायन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। एक तो 1 डिग्री कार्ब एनायन हो गया, एक 2 डिग्री कार्ब एनायन हो गया, एक 3 डिग्री कार्ब एनायन हो गया, और एक होता है आप लोगों का मेथिल कार्ब एनायन, जिसको इसके हम टाइप से अलग रखते हैं। तो देखो, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और वो कार्बन अगर केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री कार्ब एनायन। जैसे कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री कार्ब एनायन। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्ब एनायन। मैं बात करता हूं इस वाले एग्जांपल की। तो देखो, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बनों से। ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बनों से जुड़ा होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्ब एनायन। बात करता हूं मैं इस वाले एग्जांपल की। तो देखो, ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है और इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये कौन सा हो गया आप लोगों का, 3 डिग्री कार्ब एनायन। ठीक है ना। बात करता हूं मेथिल कार्ब एनायन की। तो आप लोगों को पता है CH3 समूह कौन सा होता है, मेथिल समूह होता है। और मेथिल समूह पर माइनस चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल कार्ब एनायन। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि 1 डिग्री कार्ब एनायन की क्या डेफिनेशन होती है, 2 डिग्री कार्ब एनायन की क्या डेफिनेशन होती है, 3 डिग्री कार्ब एनायन की क्या डेफिनेशन होती है, या मेथिल कार्ब एनायन की क्या डेफिनेशन होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देता हूं कि भाई कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। तो देख लो आप लोग, यहां पर हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं सभी कार्ब एनायन के बारे में। तो देखो, कार्ब एनायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यहां पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन होता है वो कौन होता है आप लोगों का, मेथिल कार्ब एनायन।
उससे कम कौन होता है आप लोगों का 1 डिग्री कार्बन आयन, उससे कम कौन होता है आप लोगों का 2 डिग्री कार्बन आयन, और सबसे कम आप लोगों का कौन होता है 3 डिग्री कार्बन आयन। मतलब जो कार्बोकैटायन के अंदर आप लोगों का स्टेबिलिटी ऑर्डर था उसका जस्ट उल्टा कर दो, वो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका हो जाएगा, कार्ब एनायन का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कार्ब, इंग्लिश में लिख देता हूं कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का इस टाइप का क्रम स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस टाइप का क्रम मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा मैंने किसको बताया, मेथिल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है 1 डिग्री कार्बन आयन की, उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री कार्बन आयन की, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है 3 डिग्री कार्बन आयन की। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन ये हुआ कि भाई मेथिल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो मेथिल कार्बन आयन के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि मेथिल कार्बन आयन के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और जो 3 डिग्री कार्बन आयन है उसमें ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो इस चीज को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो सुनो ध्यान से समझना, जब मैंने आप लोगों के लिए कार्बोकैटायन पढ़ाया था तो मैंने क्या बोली थी कि कार्बोकैटायन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और कार्बोकैटायन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से अगर इसको हम कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाला समूह जोड़ दें तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। लेकिन कार्बन आयन के अंदर ये प्रोसेस उल्टा होता है, कार्बन आयन के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि नेगेटिव चार्ज जिनके पास में प्रेजेंट होता है उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो कॉमन सी बात है, उनसे वो समूह जुड़े होने पर जो उनसे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है। तो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह जोड़ दिया तो उस कंडीशन में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने कोई देने वाला समूह जोड़ दिया तो उस कंडीशन में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि उनके पास में तो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और आपने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाला और जोड़ दिया तो कॉमन सी बात है उस कंडीशन में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर मैं इनकी एक काम करता हूं, इनकी स्ट्रक्चर को मैं खोल के आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर प्लस आई इफेक्ट के आधार पर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझते हैं कि किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होती है और किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है और क्यों। बात समझ में आ गई ना। तो मैं यहां पर खोल के लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का मेथिल कार्बन आयन। ठीक है ना। यहां पर मैं बात करता हूं 1 डिग्री कार्बन आयन की, ये हो गया आप लोगों का 1 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है। ये हो गया आप लोगों का 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये हो गया आप लोगों का 3 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का 3 डिग्री कार्बन आयन। अब देखो ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, कार्ब एनायन का स्थायित्व, यहां पर जो कार्ब एनायन का स्थायित्व, कार्ब एनायन का स्थायित्व, कार्ब एनायन का स्थायित्व समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई और व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया आप लोगों का प्लस आई। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसको होगा माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा प्लस आई के। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि कार्ब एनायन से अगर आप लोगों ने कोई माइनस आई वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया तो उस कंडीशन में कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को घटा देंगे। क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बताई थी जब कार्बोकैटायन पढ़ाया था कि जिनका इफेक्ट प्लस आई होता है वो हमेशा कार्बन को या रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जिनका इफेक्ट माइनस आई होता है वो कार्बन से या रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बात समझ में आई ना। तो मैंने क्या बोली, कार्बोकैटायन का जस्ट प्रोसेस का उल्टा कर दो। कार्बोकैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होना चाहिए और कार्ब एनायन के पास में इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होना चाहिए। तो लेने वाला समूह कौन होता है, माइनस आई होता है। तो कॉमन सी बात है, अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी घटेगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो यहां पर मैंने बोला है कि जो मेथिल कार्बन आयन है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन बात करता हूं मैं 1 डिग्री कार्बन आयन की। ये आप लोगों का 1 डिग्री कार्बन आयन हो गया। आप लोगों को पता है इस CH3 समूह का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और मैंने क्या बात बोली है कि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटेगी। तो इसके पास में कितना प्लस आई वाला ग्रुप है, एक प्लस आई वाला ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी मेथिल कार्बन आयन से क्या होगी, कम। लेकिन बात जब मैं करता हूं 2 डिग्री कार्बन आयन की, तो देखो
2 डिग्री कार्बन आयन के अंदर जो प्लस आई वाले ग्रुप है वो कितने हैं आप लोगों के 2, एक प्लस आई वाला ग्रुप ये रहा और एक प्लस आई वाला ग्रुप ये रहा, ठीक है ना। तो 2 प्लस आई ग्रुप होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बन आयन के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। लेकिन बात जब मैं 3 डिग्री कार्बन आयन की करता हूं तो 3 डिग्री कार्बन आयन के अंदर कितने मैथिल ग्रुप है, 3 मैथिल ग्रुप है, एक मैथिल ग्रुप ये रहा, एक मैथिल ग्रुप ये रहा और एक मैथिल ग्रुप ये रहा, 3 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट और तीनों का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है क्योंकि 3 मैथिल समूह प्रेजेंट है तो 3 जगह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इसीलिए 3 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि मैंने क्या बात बोली है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आप लोगों ने माइनस आई वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया। अगर आपने कोई प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ दिया तो वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, और जैसे जैसे प्लस आई वाले ग्रुप आप लोग जोड़ते जाओगे वैसे वैसे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटती जाएगी। इसीलिए मेथिल कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। 1 डिग्री कार्बन आयन के अंदर केवल एक ही मेथिल ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को घटाता है, 2 डिग्री कार्बन आयन के अंदर 2 मेथिल ग्रुप उसकी या 2 प्लस आई वाले ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को घटाते हैं। लेकिन बात जब मैं 3 डिग्री कार्बन आयन की करता हूं तो 3 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कितने मेथिल समूह प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, 3 मेथिल समूह प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, और तीनों मेथिल समूह का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहां पर जो 3 डिग्री कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी समानुपाती किसको होगा, माइनस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, प्लस आई के, ठीक है ना। मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसको होगा, माइनस आई के, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो किसको होगा, प्लस आई के। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेता हूं, कार्ब एनायन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कार्ब एनायन के स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को कौन कौन से तो ऐसे कारक है या फैक्टर है जो बढ़ाते हैं और कौन कौन से ऐसे कारक है जो घटाते हैं। तो देखो इसमें हम तीनों इफेक्टों का डिस्कशन करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव जिसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्लस आई और माइनस आई। दूसरा कौन सा होता है, अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक प्लस एच होता है, एक माइनस एच होता है। और तीसरा जो इफेक्ट होता है वो कौन होता है, अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, और ये भी 2 प्रकार का होता है, प्लस आर और माइनस आर, ठीक है ना। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को माइनस आर, माइनस एच और माइनस आई वाले बढ़ाएंगे, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई वाले घटाएंगे। और ये आप लोगों के सामने सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। अभी हेडिंग डाल देता हूं और रिलेशन को लिख देता हूं और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो करता हूं मैं डिस्कशन, कार्ब एनायन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, कार्ब एनायन के स्थायित्व को, मतलब स्टेबिलिटी को, कार्ब एनायन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर है जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पर रिलेशन लिख देता हूं, कार्ब एनायन का स्थायित्व समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आर, ठीक है ना, माइनस आर, माइनस एच और माइनस आई, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती कौन से हो गए आप लोगों का, प्लस आर, प्लस एच, और ये हो गया आप लोगों का प्लस आई, ठीक है ना। ये आप लोगों का पूरा रिलेशन हो गया कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। मैंने 3 इफेक्ट बताए आप लोगों के लिए। एक मैंने कौन बताया, प्रेरणिक प्रभाव, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये कितने प्रकार का होता है, 2, प्लस आर और माइनस आर। दूसरा कौन सा होता है आप लोगों का, अति संयुग्मन प्रभाव, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये होता है आप लोगों का प्लस एच और माइनस एच। और तीसरा होता है आप लोगों का अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, और ये 2 प्रकार का होता है, प्लस आर और माइनस आर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए
कार्बोकेटायन के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई कार्बोकेटायन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, कॉमन सी बात है, अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए वहां पर हमने जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था वो ये देखा था कि कार्बोकेटायन का स्तर समानुपाती प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, और विद का अनुपाती माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। चलो ठीक है, लेकिन कार्ब एनायन के अंदर ये ऑर्डर आप लोगों का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कार्ब एनायन के पास में तो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है ना, अगर आपने उनसे इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह जोड़ दिए तो उस कंडीशन में उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लेने वाले समूह कौन से हो गए, आप लोगों को पता माइनस आर इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होता है, माइनस एच इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होता है, ठीक है ना। तो ये कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इनसे प्लस आर प्लस एच और प्लस आई वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया तो उस कंडीशन में कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी घट जाएगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को आप लोग ध्यान में रखना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये आप लोगों के कार्ब एनायन को इस टाइप को प्रभावित करने वाले कारक आप लोगों को कंप्लीट हो गया। इस एक रिलेशन में सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब इसका जो फाइनल टॉपिक है उसको और समझा देता हूं कि जो बेंजील कार्ब एनायन होता है उसकी अनुनादी संरचना क्या होती है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, जब मैंने आप लोगों के लिए कार्बोकेटायन पढ़ाया था, तो कार्बोकेटायन जब मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था तो मैंने जो बेंजील कार्बोकेटायन है, ठीक है ना, उसकी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई थी आप लोगों को कि भाई बेंजील कार्बोकेटायन की आप किस तरीका से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली तो आप लोग कैसे पहचान करोगे कि जो बेंजील कार्बोकेटायन की हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है वो हमने सही बनाई है गलत बनाई है। वो सारी चीजों को डिस्कशन मैंने बेंजील कार्बोकेटायन जब आप लोगों के लिए पढ़ाया था, जब डिस्कशन किया था। लेकिन अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो मैं किसकी बनाऊंगा, बेंजील कार्ब एनायन की, ठीक है ना। बेंजील कार्ब एनायन की मैं आप लोगों के सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने ये एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग कैसे पता लगाओगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो अनुनादी संरचना हम लोगों ने बनाई है वो सही है गलत है, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों की लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाई है वो सही है गलत। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो डाल देता हूं अगली हेडिंग, बेंजील कार्ब एनायन की अनुनादी संरचना। और ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करूंगा इसको, प्रत्येक स्टूडेंट बनाना सीख जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आप लोगों की हेडिंग, बेंजील कार्ब एनायन, बेंजील कार्ब एनायन, बेंजील कार्ब एनायन की अनुनादी संरचना, की अनुनादी संरचना मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बेंजील कार्ब एनायन की मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो देखो, ये जो आकृति है ये आप लोगों की किसकी हो गई, बेंजील कार्ब एनायन की। ये जो आप लोगों की संरचना बनाई है ना, ये किसकी हो गई, आप लोगों की बेंजील कार्ब एनायन की। ये बेंजील रिंग हो गई और उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, बेंजील कार्ब एनायन की। अब इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता हूं कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीका से बनाते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2, ठीक है ना। और आप लोग जानते हो कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जहां जहां पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पर ये किसका निर्माण करेगा, बंध का निर्माण करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो सहज संयोजक जो आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कौन सा बंध होता है, सहज संयोजक बंध होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जितने भी आप लोगों को बंध दिख रहे हैं ये किस बंध की निशानी है, सहज संयोजक बंध की, कोवेलेंट बॉन्ड की। और इसका डिस्कशन तो मैं आप लोगों से पहले वाले लेक्चरों में भी कर चुका हूं, ठीक है ना। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, उन सभी के अंदर कौन सा बंध होता है, सहज संयोजक बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। चलो ठीक है, तो देखो इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जहां जहां पर नेगेटिव जाएगा वहां पर बंध का निर्माण करेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर यहां पर गया तो देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया तो यहां पर बंध बन जाएगा। लेकिन गौर से देखो, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। और आप लोगों को पता कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, तो ये बॉन्ड आप लोगों को यहां से टूट जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर इस कार्बन पे वो पूरी रिंग के अंदर घूमेगा। कैसे घूमेगा देखते चलो आप लोग। देखो, अगली आप लोगों की स्ट्रक्चर ये होगी, ध्यान से समझना। आप लोगों को पता है ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हो चुका है तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, CH2 लिख दो। क्योंकि आप लोगों को पता है एक बंध तो पहले से ही और एक इस नेगेटिव ने बना लिया, ठीक है। इस वाले बंध से मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर है।
इस वाले बंद से भी मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर है। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये बंद टूट के किस कार्बन के पास में आ गया, इस कार्बन के पास में, ठीक है ना। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ना, ये पूरी रिंग के अंदर घूमेगा। कैसे घूमेगा, इधर देखो, इस नेगेटिव के पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जहां पर भी जाएगा वहां पर बंद बनाएगा, तो ये यहां पर बंद बनाएगा, तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5। और आप लोगों को पता कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, तो ये बॉन्ड आप लोगों को यहां से टूटकर इस कार्बन के पास में आ जाएगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की कौन सी बनेगी, देख लो आप लोग। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी आप लोगों की, इसने यहां पर बंद बना लिया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास में गया, इससे मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर है। ऊपर आप लोगों का डिट्टो रहेगा, चलो ठीक है। अब देखो, इस नेगेटिव के पास में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये यहां पर जाएगा, तो कॉमन सी बात है, ये बंद यहां से टूट जाएगा, ये बंद यहां से टूट जाएगा। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बनेगी, देख लो आप लोग। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर है, इस वाले जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर, तो यहां पर बंद बन जाएगा आप लोगों का। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। इस वाले के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ये बॉन्ड आप लोगों को यहां से टूट जाएगा। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बनेगी, ये फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ये डबल बॉन्ड आप लोगों का ये रहा, ये डबल बॉन्ड आप लोगों का ये रहा, और इस नेगेटिव चार्ज ने यहां पर बंद बना लिया, तो कॉमन सी बात है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। क्योंकि अगर ये बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा तो कार्बन की कितनी बैलेंस हो जाएगी, 5, इसलिए बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और आप लोगों की वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई आप लोगों की, 5। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4 और नंबर 5। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है आप लोगों की, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था बेंजीन कार्बन आयन की अनुनादी संरचना, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप लोगों को पता है कि नेगेटिव के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज जाएगा वहां वहां पर बंध का निर्माण करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा, तो यहां पर बंध का निर्माण हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5। और हम जानते हैं कि कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, इस कार्बन के पास में आ जाएंगे। इस कार्बन के पास में आ जाएंगे, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज जगह है, ये पूरी रिंग के अंदर घूमेगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर घूमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस वक्त क्या बना रहे हैं, अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस वाले नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होकर यहां पर बंद हो गए, ये टूट गए, तो उसके पास में नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव यहां पर चला जाएगा, तो वो बंद यहां से टूट जाएगा। तो देखो, यहां पर बंद बन जाएगा आप लोगों का, और ये वाला बंद के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर, तो कॉमन सी बात है, वो बंद टूट जाएगा। तो वापस से आप लोगों की वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। अब पहचान कैसे करोगे, कार्बोकैटायन के अंदर भी मैंने पहचान करना बताया था, कार्ब एनायन के अंदर भी मैं आप लोगों के लिए पहचान करना बता देता हूं। क्या इसकी पहचान आप लोग 3 तरीका से करोगे। पहला तरीका क्या है, कि जो आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, अनुनादी संरचना बनाई है, वो 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बनाते वक्त आप लोगों से 5 से ज्यादा हो रही है, 5 से कम हो रही है, तो समझ जाना आप लोगों ने गलत कर दिया। 5 आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। 5 से ज्यादा नहीं होंगी, 5 से कम नहीं होंगी, ठीक है ना। दूसरी पहचान क्या है, कि जो आप लोगों का ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, जो आप लोगों का ये नेगेटिव चार्ज है, 2 बार तो ऑर्थो पर आया और 1 बार पैरा पर आया, मेटा पर ये नेगेटिव चार्ज नहीं आया। देखो, आप लोगों को बताया था मैंने, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज 2 बार तो कहां पर आया है, ऑर्थो पर, ठीक है ना, और 1 बार कहां पर आया, पैरा पर आया, तो ये पहचान हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये है पहचान करने का, कि एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे को मैच नहीं करिए, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की अलग अलग है। देख लो, पांचों को आप चेक करके देख लो, एक भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो एक दूसरे को मैच कर रही है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग आराम से देख लो, ये आप लोगों की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को मैच कर रही है, सब अलग अलग है, ठीक है ना। अगर गलती से भी आप लोगों की एक दूसरे से मैच कर रही है, तो समझ जाना आप लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो जब आप लोग बेंजील कार्बोकैटायन की या बेंजील कार्ब एनायन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सही है गलत है। पहचान करने के कितने तरीके बताए, 3। कौन कौन से, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है आप लोगों ने, वो 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 5 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये नेगेटिव चार्ज 2 बार तो कहां पर आएगा, ऑर्थो पर आएगा, और 1 बार कहां पर आएगा, पैरा पर आएगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या बताइए, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपने 5 बनाई है वो एक दूसरे को मैच नहीं करेंगी,
कोई सी भी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं जो एक दूसरे को मैच कर रही है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ आप लोगों का ये इंटरमीडिएट चल रहा था कार्बन आयन, ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है ना, एग्जाम में किसी भी तरीका से क्वेश्चन बनता है आप लोग आराम से कर लेना। मैंने ऐप पर लास्ट ईयर के पेपर डाल रखे हैं, नोट्स डाल रखे हैं, और जितनी भी आप लोगों की क्लासेज हैं वो रेगुलर आप लोगों की आई रही हैं। ठीक है ना, तो आप लोग आराम से देख लेना लास्ट ईयर की एग्जाम में किस तरीका से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, एक बार मैं इंफॉर्मेशन के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए फिर बता देता हूं, आप लोगों की जो रेगुलर क्लास है वो चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। ठीक है ना, तो जो भी स्टूडेंट क्लासेज या बैच ज्वाइन करना चाहता है वो प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देना। जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।